हम लोगों को जैसे अभी आज देखना है क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च। दूसरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, बट एक पॉइंट अभी जैसे उठा था एक कि अप्लाइड रिसर्च का, तो इसी में ही अगर हम बात करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, हम लोग समझेंगे। ये एक टॉपिक है आप में आपका सिलेबस में दिया हुआ है पीएचडी कोर्स वर्क में। ये मैंने पहले ही भेज दिया था आपको। तो बहुत सिंपल है कि जो भी हम सबसे पहला पॉइंट है रेलिवेंस का, कि जो प्रासंगिक होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे टॉपिक्स जो होने चाहिए वो इस तरह के होने चाहिए कि वो सोसाइटी में, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें। कोई भी टॉपिक हो सकता है, जो भी आप ले रहे हैं पीएचडी में सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो कुछ वैल्यूडेशन करे नॉलेज में। यही सिर्फ इस पॉइंट का कहना है। ठीक है, दूसरा है क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ में जो उद्देश्य है, रिसर्चर उसको क्लियरली अनुसंधान करता जो है उसे उसी ढंग से जो है प्रस्तुत करे। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, मेथड्स क्लियर हो, और जो रिसर्च में चीजें निकल के आती हैं बाद में, वो सब चीजें एकदम क्लियरली मेंशन हो, उसमें कोई मतलब ऐसा ना रहे कि हाँ ये भी ना ये भी। तो ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी, एकदम क्लियर कट रहे जो भी चीजें निकल के आए। अप्लाइड रिसर्च के बारे में जैसे भी बात हो रही थी, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रिसर्च किया जाता है, कुछ चीजों को हम खोजने का अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो अप्लाइड रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च का कुछ एग्जांपल जो हमने देखा था, क्या था ये इसमें देखते हैं, कहाँ गया अप्लाइड रिसर्च का। ये मिक्स्ड मेथड हो गया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, थ्योरेटिकल। ये रहा अप्लाइड रिसर्च कि जो समाज में समस्याएं हैं या इमीडिएटली कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेना है, और उसके लिए अगर हम कुछ काम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसको छोड़िए, अपन सोलर पैनल का जो हम बात कर रहे थे कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली का केस था आज के 4-5 साल पहले, और हर साल होता ही है कि ठंड में जो है कोहरा इतना ज्यादा पड़ता है, इतना ज्यादा हो रहता है कि विजिबिलिटी नहीं रहती है। गर्मियों में पीने की पानी की समस्या हो जाती है, पोल्यूशन। तो जो सोसाइटी को, जो समाज को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, तो वो हमारा अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च का एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा ये है कि अगर हमको कोई भी, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं, मैं इसको उस तरह से रिसर्च, मतलब मैं एक समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कह रहा हूँ कि इमीडिएटली हमारे पास एक चैलेंज है हमारे सामने, और मोबाइल फोन खरीदना है, तो हम बहुत सारा जो रिव्यूज देखते हैं, अलग अलग कंपनीज का पता करते हैं, प्राइस, और जो भी इस तरह के रिसर्च करते हैं, वो एक तरह से अप्लाइड हो जाता है कि हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल हमको लेना है, परचेस करना है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो हम उसका इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमें कौन सी क्या चीज लेनी चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च। क्लियर है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि 50,000 रुपए तक भारत सरकार की योजना है, जो कि मुफ्त में जो है इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड अगर आपका बना हुआ है, तो 50,000 रुपए तक की बीमारी जो भी होगी, उसका इलाज फ्री में होगा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। किसी ने कहा कि सर प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या एक्स वाई जेड जो भी रीजन है, तो हम रिसर्च के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में
लोग नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट में ही जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको सोल्यूशन निकालना है, उसका कुछ समाधान निकालना है, कुछ रास्ता निकालना है। तो इस तरह से वो अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। ठीक है। देन ये भी हम बात किए थे उज्ज्वला योजना का ग्रामीण परिवारों की। तो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लकड़ी लाना पड़ता है जंगल से या जहां से भी, ग्रामीण क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में। तो ये सोचा गया कि अगर गैस का सिलेंडर या कनेक्शन जो है वो दे दिया जाए, तो खाना जो है वो जल्दी बनेगा, प्लस लकड़ी लाने के लिए जाने का समय बचेगा, प्लस धुएं से जो अस्थमा की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे भी बचाव होगा। तो ये एक सोल्यूशन था। दूसरा अगर एक चीज देखें, टाटा नैनो का जो एग्जाम्पल है, वो एक तरह से अगर आप देखें तो उसमें क्या हो रहा है, रतन टाटा जी बम्बई में जा रहे थे, बॉम्बे में, मुंबई में, और उन्होंने देखा कि एक फैमिली जो है वो रोड पे, हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे जो है बाइक से जा रहे हैं, बरसात में खड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक टाटा नैनो जो है एक प्रोजेक्ट लेंगे, एक छोटी सी 1 लाख रुपए में कार बनाएंगे, ताकि ये गरीब परिवार जो है ये कार से जो है जा सके और इसको गर्मी धूप बरसात से बच सके। तो फिर उनकी टीम जो है पूरी टाटा की लग गई कि भाई हमें किस तरह से, कहाँ क्या कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, सब चीजों का। तो सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम जो इमीडिएटली है, फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगी? लिक्विडिटी जो है मार्केट में, जो सबके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, क्योंकि महंगाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन्फ्लेशन को ऐसे ही कहते हैं कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो सबके पास अगर पैसा हो गया और रेट बढ़ने लग गए, डिमांड बढ़ने लग गई, तो और सामान जो जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो लिमिटेड हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा मांग, मतलब पूरी ना हो पाएगी, तो महंगाई बढ़ती जाती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से सामने रख रहा हूँ। तो क्या होगी, सरकार ये करेगी, आरबीआई ये करेगी कि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब हुआ पैसा जो लोगों के हाथ में है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको खर्च कर रहे हैं, वो कम करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो है उसमें चेंजेस कर देगी। तो इस तरह से क्या होगी कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, जो लोगों के पास पैसा है वो कम हो जाएगा, वो लोन महंगा हो जाएगा अगर लोगों ने ईएमआई पे लिया है या जो फाइनेंस कराया अलग अलग तरीके का। तो ये सब कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च का सिर्फ एक ही चीज समझिए कि सोसाइटी में, समाज में, किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज, कुछ कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली जब हम कोई रिसर्च करते हैं, दैट कम्स अंडर अप्लाइड रिसर्च। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, जैसे आज हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि क्राइटेरिया क्या रिसर्च हो। तो एक तो रेलिवेंट हो, हम जो रिसर्च कर रहे हो वो सोसाइटी में, समाज में जो है कुछ उसका कंट्रीब्यूशन हो, किसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कुछ नए इनोवेशन के लिए, क्लैरिटी के साथ में वो चीजें रिप्रेजेंट हो, रिसर्च रिप्रेजेंट करे, जो फाइंडिंग्स आए उसकी एप्लीकेबिलिटी हो, कि उसका प्रयोग किया जा सके जीवन में, वास्तविक जीवन में, रिसर्च में, और उसका कुछ लाभ मिल सके जन सामान्य को, लोगों को। देन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। वैलिडिटी हो, कि उसको एक अच्छा रिसर्च जो है वैलिड हो, उसमें जो मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं, साइंटिफिकली मेथड फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, वो। और यही आज हमारा है कि वैलिड या वैध कैसे होगी एक रिसर्च, वो नेक्स्ट हमारे उसमें है, आज के उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं अपने यहाँ, चाहे मोबाइल फोन हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, घर का आइटम, कुछ भी, आप देखेंगे कि चीन में जो है, चाइना में, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। मतलब डुप्लीकेट मतलब उसी टाइप में, है ना। तो ओरिजिनल, एक रिसर्च जो ओरिजिनल निकल के आ रहा है चीजों से, इनोवेशन हो रहा है, जो इन्वेंशन हो रहा है जो आप कह रहे हैं, तो वो निकल के आना चाहिए रिसर्च से। ऐसा नहीं कि बस वो डुप्लीकेसी वाला चीजें हो गई, कि मतलब किसी ने
अमेरिका में रिसर्च की है, हम इंडिया में कर रहे हैं। तो करने का रिसर्च वी कैन डू एनीवेयर, बट द थिंग इज कि देयर शुड बी ओरिजिनलिटी इन योर रिसर्च, और कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो उसमें रिसर्च में सारी चीज़ों को, जो भी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं रिसर्च, जब आप पीएचडी का उसमें जाएंगे अभी डिटेल में, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैथडोलॉजी मेथड ले करके आगे बढ़ के, और जो भी टॉपिक लेंगे उसके काफ़ी एस्पेक्ट को जो है आपको एनालाइज करना होगा, आपको बताना होता है कि हमारे रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू में भी निकल के आता है, साहित्य के पुनरावलोकन में भी, तो इसलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, वो एक तरह से एक बृहद रूप में उसका निकल के आता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 300-400 पेजेस की, 250-300 पेजेस की रिपोर्ट आपकी वो बनती है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसमें रिसर्च के बहुत सारे पहलुओं को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। देन व्यापक स्कोप होता है उसका कि रिसर्च जो है, जो अभी हम किए जा रहे हैं उसके, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया जा सके या उस पर फर्दर रिसर्च की जा सके। तो एक ये पहलू है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, कि रिलायबल हो, जो आंकड़े आधारित अध्ययन किया जा रहा है, यानी डेटा बेस्ड, डेटा या फैक्ट्स या फिगर्स जो हम कलेक्ट करते हैं रिसर्च में, और स्टैटिस्टिकली हमारे कुछ हाइपोथेसिस या एजम्पशंस होते हैं, उनको हम वैलिडेट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, तो फिर वो रिलायबल हो पाती है। नहीं तो जो आप देखिए, जस्ट अभी एक महीना पहले, एक महीना पीछे जाएंगे अगर हम, अभी चल रहा है जुलाई, तो जून में जाइए, नया गवर्नमेंट अभी जो बनी है, एग्जिट पोल्स आए थे बहुत सारे। एग्जिट पोल्स का मतलब ये हुआ कि जो लोग वोट दे के निकल रहे थे, वोट दे के निकलने के बाद जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, आपने किसको वोट दिया या जो भी, तो उन्होंने सबने कहा कि इतनी सीट्स एक्स वाई जेड पार्टी को मिलेगी, इतना इतने मिलेगी, ये है वो है। बट रिजल्ट जो आए एक्चुअल में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, तो उसमें आप देखेंगे काफी जो है डिफरेंस मिला, मतलब कि गवर्नमेंट का जो अभी जो फॉर्मेशन हुई है उसको कम सीटें आई, जबकि एग्जिट पोल में बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं और एजेंसीज हैं वो अलग बता रही थी, तो वो उसके ऊपर रिलायबिलिटी के ऊपर, एग्जिट पोल के रिलायबिलिटी के ऊपर, उस पर रिलायबल, उसको विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये सही है या गलत है। वो भी रिसर्च करके, उन्होंने भी सैंपल लिया, जो हम सैंपल ले करके रिसर्च करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें रिलायबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हमारी रिसर्च वैलिड है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन अगर आगे देखें तो उसका इम्पैक्ट हो, रिसर्च जो भी हम पीएचडी में कर रहे हैं सोसाइटी में, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। अभी जस्ट एक यहाँ जगदलपुर में एक महारानी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें एक डॉक्टर है, मेरे फ्रेंड हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड आई वांट टू डू माय पीएचडी, और मुझे पीएचडी करना है और कैंसर और सोसाइटी को लेकर के मुझे कुछ करना है पीएचडी। ही इज ऑलरेडी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं, अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक पीएचडी करूँ कि कैंसर से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के। तो ये लेटेस्ट मुझे अभी जस्ट याद आया, इसलिए मैं कहा शेयर करूँ कि समाज में सकारात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ता है आपके रिसर्च से। दूसरा चीज, ये बहुत सेटिस्फेक्शन देता है आंतरिक रूप से हमें, जब हम अपने पीएचडी के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से लोगों को कुछ उनके जीवन में कुछ नई चीजें बताते हैं जो उनको पता ना हो, या उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आए और सोसाइटी में कुछ सुधार हो सके, कुछ चेंजेस आ सके पॉजिटिवली। तो रिसर्च की एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसका एक वृहद, एक वाइडर जो है इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट हो सके अगर हमारे रिसर्च से। सो दैट इज अ वेरी गुड रिसर्च। देन लास्ट में वी शुड हैव टू हैव इथिकल एस्पेक्ट्स, कि हम जो है इथिकल होकर के चीज़ों को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, जब आप अभी रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो जब आप कहीं पब्लिश करने के लिए उसको भेजेंगे, तो वहाँ पे पब्लिशर जो भी जर्नल में रहेंगे, दे विल से कि इसमें प्लेजरिज्म चेक करेंगे वो, कि आपने
किसी और के या कहीं से भी, चाहे जानबूझ के या फिर अनजाने में, किसी और का जो रिसर्च फाइंडिंग है या किसी और ने कुछ काम किया है, रिसर्च किया, उसकी चीज को आप अपना तो नहीं बता रहे हैं, चाहे वो जानबूझ के हो या फिर गलती से हो। तो इथिकल साउंडनेस या इथिकल जो एक नैतिकतावादी चीजें हैं, उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म कितने पे अलाउड है, कितने पे एक्शन होगा आपके खिलाफ वगैरह। तो इथिकली जो है हमें रहना है, हमें चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें छेड़खानी नहीं करनी है डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ। ये अच्छा हमारे रिसर्च में दिख रहा है या जन सामान्य की धारणा ये बनी हुई है, तो रिसर्च में जबकि उसके रिवर्स आ रहा है, तो उस तरह से हमें जो है इथिकल होकर के अपनी रिसर्च में जो चीजें निकल के आ रही हैं उसको एज इट इज बताना है। मतलब हमें रिसर्च में संजय की तरह होना है। संजय जो है, महाभारत में जो लड़ाई चल रही थी कौरवों और पांडवों के बीच में, उसको एज इट इज बता रहे थे, उसमें वो कोई जो है मिलावट नहीं कर रहे थे। कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं या जो भी चीजें हैं, तो उसी तरह से इथिकल होकर के हमें रिसर्च करना चाहिए। इतना क्लियर है? देन आज का जो हम बात करने जा रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी अपनी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं की है जितना आप लोगों के लिए अभी मैं थोड़ा सा समझाने की एकदम सिंपल में कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सी आर कोठारी की जो बुक है सबसे बेस्ट है, मैंने भेज दी है आप लोगों को। और हिंदी वालों को अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश बहुत चलेगा। ये रिसर्च मेथड जो, कोई भी मेथड साइंटिफिक, वैज्ञानिक कैसे होता है, मतलब वैज्ञानिक मेथड होते क्या है। तो रिसर्च में जब हम बात करते हैं तो कोई भी मेथड होता है रिसर्च का जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका, टेक्निक, तकनीक जो हम रिसर्च को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा रिसर्च मेथड होता है। वही चीज यहाँ पे सिंपल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रिसर्च मेथड उन सभी मेथड को कहते हैं जो रिसर्चर अपने काम करने के लिए, अपने रिसर्च स्टडी को पूरा करने के लिए यूज करता है। यही एक छोटी सी सिंपल सी बात है कि वो सारी विधियां जो रिसर्चर फॉलो कर रहे हैं। अब आप रिसर्चर हैं, हम लोग रिसर्चर हैं, तो अगर हमको लगता है कि हम फील्ड में जाके बात करेंगे लोगों से, उनकी चीजों को समझेंगे, वो एक मेथड हो गया। तो कुल मिला के सिंपल सा साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तो साइंटिफिक मेथड ये होता है कि वो टेक्निक जिसमें हम एज ए रिसर्चर जाके कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो रिसर्च होता है साइंटिफिक। अब इसमें तीन चीजें होती है, तीन तरह से रिसर्च मेथड होते हैं बेसिकली, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला, अगर हम रिसर्च मेथड को क्लासिफाई करें, विभाजित करें, तो इसमें होता है हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आंकड़े जाके हमने कलेक्ट किया, उसको देखा, हमारा कुछ हाइपोथेसिस, कुछ परिकल्पना है, उसको हमने टेस्ट किया। ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये मेथड कहाँ पे यूज होंगे, जहां पे आंकड़े उपलब्ध है, डेटा अवेलेबल है, या फिर वो उतना सफिशियंट नहीं है कि कुछ एक सोल्यूशन, एक समाधान, एक निर्णय लिया जा सके। तो एक तरह का ये मेथड हो गया जहां पे आंकड़ों से संबंधित, आंकड़ों के आधार पे हम रिसर्च करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है कि हम मेथड क्या फॉलो करते हैं, अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो एक टाइप का ये मेथड हो जाता है रिसर्च का। दूसरा ये होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो हम उपयोग में लाते हैं, यूज करते हैं, ताकि हम जो वेरिएबल्स हैं, जो डेटा है, जिनको हम जानते हैं या जो अननोन है, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकें। बेसिकली ये एक तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट करना या वो सारी चीजें तो आती हैं, बट इसमें एक थ्योरी आ जाती है, थ्योरी बिल्डिंग टाइप की चीजें भी आ जाती हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, ये वाला पोर्शन, कि स्टैटिस्टिकल जो चीजें हैं लेकर के चलना, आंकड़े हैं और कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं पता है, अननोन है। अननोन आंकड़े हो सकते हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन जो हम कन्वर्ट करते हैं, पता लगाते हैं, खोजते हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, सहसंबंध,
वगैरह जो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, मीन मीडियन मोड परसेंटाइल वगैरह, जो हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए एक ये पद्धति होती है, मेथड होता है रिसर्च का। और तीसरा जो कैटेगरी है उसमें हम ये देखते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है, ये टेस्ट करने के लिए। और मेथड दूसरा और तीसरा जो है, ये दोनों को हम बेसिकली एनालिटिकल टूल के रूप में देखते हैं। तो प्रोफेसर सी आर कोठारी साहब ने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ डायग्रामेटिकली सिस्टमेटिकली आपको दिख रहा है, वैसा वहां बुक में कहीं नहीं दिया गया है। उसको आपको पढ़ के समझ के तब आगे बढ़ना होगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ सिंप्लीफाई, सिंपल तरीके से जो है वो लिखा है। तो 3 तरह से बेसिकली मेथड होता है। मैं ये भेज दूंगा, आप लोग आराम से इसको पढ़ के एग्जाम में लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ा सा पॉइंट ये भी उठता है कि रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है। क्योंकि रिसर्च मेथड में तो वो सारी चीजें जो किसी भी रिसर्चर के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, वो हो जाता है हमारा रिसर्च मेथड। बट रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए हमको। तो यहाँ पे बात हो रही है कि रिसर्च मैथडोलॉजी जो है, ये एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया नॉलेज जो है हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का या उस चीज को पता लगाने का एक तरीका है। तो अब अगर देखिए इसमें कि जो स्कोप है, जो उसकी अगर हम देखें तो रिसर्च मेथड तो एक उसका छोटा सा पार्ट है। मैथडोलॉजी एक बहुत बृहद, एक बहुत वाइडर, बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए जो है इसमें देखिए यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इसको मैंने पढ़ के बनाया। हालांकि ये प्रोफेसर सी आर कोठारी साहब ने दिया हुआ है, बट इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट किया गया, उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो ओरिजिनल क्रेडिट जो है प्रोफेसर सी आर कोठारी साहब का है ये, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। बट उन्होंने जो चीज बताई है वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि रिसर्च का मेथड प्लस लॉजिक, कि हम जो भी पीएचडी या किसी भी रिसर्च में जो जाते हैं, उसमें लॉजिक क्या है, क्यों हम उस मेथड को ले रहे हैं, पर्टिकुलरली क्यों, वाई, किसी पद्धति को क्यों कर रहे हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं वो आगे भी हम देखेंगे। बट अगर हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो क्यों कर रहे हैं। और अगर हम किसी पद्धति को, किसी मेथड को अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वो भी हमें जस्टिफाई करना होता है, बताना होता है। प्लस research result capable of being evaluated either by researcher himself or by others। तो जो रिसर्चर है, या तो वो खुद उसको जो है इवेलुएट करने के लिए जो है कैपेबल हो, या कोई और के द्वारा उसका इवेल्युएशन हो सके, मूल्यांकन हो सके, जो रिसर्च के परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे। तो अगर कोई रिसर्च आपने की, तो या तो आप उसका मूल्यांकन कर सके कि इसमें क्या चीजें निकल के आ रही हैं, क्या मतलब कंक्लूजन है इसका, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिसर्च का, क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। या फिर कोई और करे तो उसको भी बिल्कुल जो है इस तरह के रिजल्ट हो कि उसको भी वेरीफाई किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके। तो रिसर्च मैथडोलॉजी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा जब कभी पूछा जाए तो। ठीक है, और यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह में भी कई बार आप क्वेश्चंस का जवाब देखेंगे तो इस तरह से ये चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, देन ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि रिसर्च मैथडोलॉजी में क्या होता है, बिहेवियर इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च टेक्निक के लिए जो लगाई जा रही है अनुसंधान की, वो सब निकल के आती है। ठीक है, तो मैं ये आपको भेज दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, और प्रोफेसर सी आर कोठारी साहब की बुक में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो अंत में अगर हम देखें तो साइंटिफिक मेथड जो है वो सत्य की खोज के लिए लॉजिक के आधार पे, है ना, वैज्ञानिक पद्धति यह सत्य की प्राप्ति है जैसा कि तार्किक विचारों द्वारा निर्धारित हो, तर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से।
अगर हम सैंपल साइज 300 लोगों का, 300 रिस्पोंडेंट का ले रहे हैं, तो 300 ही क्यों ले रहे हैं? सैंपलिंग का मेथड जो है, नमूनों का जो हम चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें पद्धति कौन सी यूज की जा रही है? प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग यूज किया जा रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी? अगर हम कन्वीनियंस सैंपलिंग जा रहे हैं या कोटा सैंपलिंग, जो अलग अलग नमूनों की निकालने की पद्धति होती है, तो लॉजिक हमें, हम जो भी मेथड हमने यहाँ बात की ना यहाँ पे, कि हमें ये सारी चीजें, अगर हम अपने रिसर्च में, पीएचडी में, किसी में भी जो रिसर्च होगा उसमें हमें बताना होगा हम क्यों क्यों यूज कर रहे हैं किसी मेथड को या टेक्निक को, क्यों हम प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित अध्ययन कर रहे हैं, क्यों नहीं सेकेंडरी रिसर्च के आधार पे जो आंकड़े पहले से उपलब्ध है उस पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। और उसी दिशा में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सत्य की खोज, सत्य जो सही बात है, जो सही चीज है, वो लॉजिक के हिसाब से हम खोजने की रिसर्च में प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है कि मेथड्स कौन कौन से हैं। तो एक टाइप वन में जैसे लाइब्रेरी रिसर्च है, और इसमें दिया है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम जब एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं, तो वो एक तरह से ट्रेंड एनालिसिस भी हो जाता है कि पिछले हिस्ट्री में, पिछले समय में कैसे होता था। ये किसी भी चीज में आप कर सकते हैं रिसर्च, मतलब समाज में, लाइफ में, किसी भी चीज में। अगर आपको ये जानना है कि पहले के लोग ज्यादा एक्टिव, हेल्दी, स्वस्थ कैसे रहते थे, क्या खाते थे, न्यूट्रिशन में डाइटिशियंस वगैरह जो है इस तरह की बहुत सारी रिसर्च करते रहते हैं। आजकल लोगों के हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ये आप कार्डियोवास्कुलर, या आप कहें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एनसीडीज जिसे हम कहते हैं, कि एक होता है कम्युनिकेबल, जैसे कोरोना था, तो कोरोना में क्या था कि आपको मास्क लगा के रखना है, नहीं तो वो वायरस दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था कोविड में। तो वो क्या था, कम्युनिकेबल डिसीज था, कम्युनिकेट हो सकती थी एक से दूसरे से। बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, जैसे हार्ट अटैक आजकल बहुत ज्यादा एकदम कॉमन हो गया है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ब्लड प्रेशर का, हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। तो ये सब चीजें करने के लिए अगर हम एक ट्रेंड देखें, पीछे चीजों को देखें, तो वो हिस्टोरिकल हो सकता है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हिस्टोरिकल रिसर्च की जा सकती। पहले क्या होता था? पहले अगर हॉस्पिटल नहीं थे, तो क्या बच्चों का जन्म नहीं होता था और उनको बीमारियां नहीं होती? आज हम एक्चुअली अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर की बात करें, शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करें, मतलब हेल्थ केयर का मैं कुछ एग्जांपल लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी रिसर्च है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसको किस तरह से कैसे किया जा सकता है या किया करते हैं हम लोग। तो ये आपका जो चैप्टर टू, पहला चैप्टर पीएचडी थीसिस का होगा आपका, इंट्रोडक्शन का। दूसरा चैप्टर जो होगा वो होता है लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या साहित्य का पुनरावलोकन। तो हम उसमें पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजों को जाके पता लगाते हैं। तो वो बेसिकली एक तरह से एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होता है। अब उसमें कैसे करते हैं, टेक्निक क्या यूज होती है? तो आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, फिल्म, टेप, वीडियो, ऑडियो, जो चीजें हैं, वो जा करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हिस्टोरिकल में हो गया। देन डॉक्यूमेंट्स, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशंस, रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट एनालिसिस। तो ये होता है डॉक्यूमेंट्स, या कोई पब्लिकेशंस है पहले से, गवर्नमेंट का है, जैसे नीति आयोग का हो गया कुछ डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट पहले से जो पब्लिश्ड है, उसको हम देख के एनालाइज करके फिर चीजों से कुछ नया चीज निकाल रहे हैं। मॉस्पी, स्टैटिस्टिक्स का जो भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सर्वेज होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो एक ये हो गया लाइब्रेरी रिसर्च, की लाइब्रेरी में हम बैठे हैं और लाइब्रेरी में सारा पुराना रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, सारी चीजें हैं, और सेकेंडरी डेटाबेस हम चीजों को लेके एनालाइज करके जो है हम अपनी चीजों को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है?
तो ये मेथड हो गया। और टेक्निक देखिए इसमें अलग है। टेक्निक में जैसे नोट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेंट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है ये, है ना। देन फील्ड रिसर्च। अब फील्ड रिसर्च में भी देखिए कितना 10 तरह की चीजें इन्होंने दी है कि नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मास ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में ही अब तरह की चीजें हो गई कि आप जाके फील्ड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं है, या फिर उनसे बात करना है या उनसे इंटरेक्ट करना है, वो हो गया। देन मेल क्वेश्चनियर, ओपिनियन, ओपिनियन जो लिखा है, पर्सनल इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, टेलीफोन से सर्वे करते हैं, केस स्टडी वगैरह करते हैं। तो ये फील्ड में जा करके जो हम करते हैं, ये दीज आर मेथड्स। अब इसमें अगर हमको फॉर एग्जांपल जैसे अभी गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर चीज पे एडवाइस करनी है, हमें भी खुद रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में जा करके वहां पे कुछ योजनाएं सरकार की हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, जैसे आयुष्मान कार्ड वाली बात हो रही थी। तो उस केस में होगा क्या होगा कि हम रिसर्च करने जाएंगे ग्राम पंचायत गांव में, या दो चार दस जो भी सैंपल ले लेंगे हम, और वहां जाके लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। उनका इंटरव्यू पर्सनल 1 to 1 भी होगा और ग्रुप में भी होगा। 1 to 1 में पर्सन बताएंगे, लोग बताएंगे कि भाई ये हमको पता ही नहीं है, या सरपंच के यहाँ नहीं हो पाता है, सचिव नहीं रहते हैं। देन सरपंच, सचिव और वो व्यक्ति तीनों चारों लोग पांचों लोग बैठ गए, अब बताइए साथ में अब क्या दिक्कत है, तो सचिव बताएंगे कि ये कभी आ जाते हैं, मतलब ए लॉट ऑफ थिंग्स निकल के आएंगे, और फिर उसमें से हम जो है जाएंगे और कुछ चीजें निकालेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सब मेथड्स है, और ये मेथड अगर आपने सिलेक्ट किया पर्सनल इंटरव्यू का, तो क्यों किया? और अगर आपने फोकस्ड इंटरव्यू किया, ग्रुप डिस्कशन, एफजीडी किया, या क्वेश्चनियर बनाया, तो क्यों बनाया या फिर क्यों नहीं किया? वो दोनों चीजों को लॉजिक के साथ जब आप बताते हैं, तो वो मेथड आपका जो है वो साइंटिफिक हो जाता है। उस पे जो है एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में हम रिसर्च करते हैं, और आपके पास हर आपके डिसीजन का एक जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है। और थर्ड टाइप जो है मेथड का, जो हम बात कर रहे थे कि लेबोरेटरी रिसर्च, लैब में जो रिसर्च करते हैं जिसमें रोल प्लेस और ग्रुप स्टडी वगैरह होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। अब क्या क्या एजम्पशंस हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारे एजम्पशंस होते हैं, है ना। इतना समझ में आ रहा है? आप लोग हैं, आप लोग को आवाज आ रही है सब? जी। तो जब हम साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे इसमें बात की जाती है कि एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब वास्तविक कुछ साक्ष्य होने चाहिए जिनके आधार पे हम आगे बढ़ें, कि कुछ एकदम हमको रिलायबल कुछ चीजें दिखें। और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये चलिए हिंदी वाले में आ जाते हैं, ये कि अनुभवजन्य साक्ष्य इस पे निर्भर होता है, जिसको अनुभव कर सके, ऑब्जर्व कर सके, कुछ एविडेंस हो और रेलिवेंट हो, जो कॉन्सेप्ट्स, जो अवधारणाएं समाज में चल रही हैं, रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, व्यवहार अर्थशास्त्र में, हम इन्हीं सब चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का व्यवहार क्यों, किस तरह से। फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र की पहली क्लास में बताया जाता है कि मानव जो है, ह्यूमंस जो है, वो बहुत रैशनल है, लॉजिकल है। जैसे भी हम लॉजिक की बात कर रहे थे, तो लॉजिकल है मतलब ये हुआ कि हम हर चीज में देखते हैं कि हमें लागत कितनी लग रही है, कॉस्ट कितना लग रहा है, और बेनिफिट कितना हो रहा है, एडवांटेज कितना मिल रहा है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं। अगर इसको अगर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट में लेके जाएं, इकोनॉमिक्स में लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि कई लोगों की जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, वो भी एप्पल का फोन लेते हैं, महंगे महंगे फोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो हमें ज्यादा हमारी एक एक मतलब एक ज्यादा एक डिजायर को फुलफिल करता है।
हमें वो प्रायोरिटी में हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैस्लो प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़े हैं तो पढ़िएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसको 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। पहला है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड में खाना, पानी, रहना, कपड़ा, बेसिक एकदम बेसिक जीवन यापन के लिए। उसके बाद फिर सोशल नीड, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसे करके 5 लेवल में, 5 ऑर्डर में, 5 हायरार्की में नीड्स होती हैं। बट अगर हम मॉल जाते हैं या कहीं दुकान में गए, बाजार में गए, कोई चीज हमको बहुत अच्छी लग गई तो हम तुरंत खरीद लेने की कोशिश करते हैं, अगर पैसा है तो। और अगर हम मैनेज कर सकते हैं, घर में जवाब दे सकते हैं तो हम क्या करते हैं, इलॉजिकल हो जाते हैं। हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीजें ऐसी दिख जाती है जिसको हम खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम, ये ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है डिसीजन लेने में कि जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं अर्थशास्त्र में इकोनॉमिस्ट के द्वारा, थिंकर्स के द्वारा, वो उस समय थे। अभी ह्यूमंस का जो डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का एक प्रोसेस है, वो बहुत अलग हो गया है ना? तो इस तरह से रेलिवेंट या प्रासंगिक अवधारणाओं का उपयोग जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक हो जाता है, मतलब उसके आधार पे वैज्ञानिकता आती है। दूसरा, यह वस्तुनिष्ठ विचारों के लिए प्रतिबद्ध है। वस्तुनिष्ठ में अगर हम देखें थर्ड वाला, कि ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर रहेगा कि क्यों हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का, तो रिसर्च में कभी भी ऑब्जेक्टिव होगा, एकदम क्लियर होगा। जितनी क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, रिसर्च उतना ज्यादा साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा। और इसमें इथिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। इथिकल न्यूट्रलिटी मतलब ये हुआ कि जो चीज रिसर्च में चीजें निकल के आ रही हैं, जो चीजें फील्ड में जाके पता हो रही हैं, या डेटा या आंकड़े जो बात कह रहे हैं, जिस दिशा में ले जा रहे हैं, उन पे हम विश्वास करते हैं, रेदर देन इंट्यूशन, कि हमें ये लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है, मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, मैं बहुत सीनियर प्रोफेसर हूँ, वो सब साइड हो जाता है। मेन चीज ये हो जाती है कि जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो आंकड़े जिस दिशा में, डायरेक्शन में जो चीजें बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम न्यूट्रल है, जो चीज आ रही है हमारे रिसर्च से निकल के, हम वही चीज बताएंगे, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है? और नेक्स्ट चीज ये है कि हम पहले से जो प्रिडिक्शंस हैं, उन चीजों को हम पहले से फोरकास्ट कर सके। मतलब एक प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाती है कि आने वाले समय में ये चीज आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, मोबाइल फोन। अभी हमारे फोन में 5G चल रहा है 2024 में। पहले क्या था? 3G था, 2G था, 3G नहीं आया था, 4G आ गया था डायरेक्ट। ऐसा ही था क्या कुछ? हम 2G से डायरेक्टली 4G में जंप हो गए थे। और BS स्टैंडर्ड 4 से 5 या 3 से 4 या 5 किसी में शिफ्ट हो गया। आपकी गाड़ी जो है, स्कूटी, बाइक वगैरह, कार जो भी बन रही है अभी, वो बेसल स्टैंडर्ड 6 की होगी जहां तक मुझे लग रहा है अभी, BS 6। तो कहने का मतलब ये कि एक प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान पहले से ही हम लगा सके आंकड़ों के आधार पे, डेटा के आधार पे, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। नेक्स्ट एजम्पशन है एक साइंटिफिक मेथड का, कि जो उसकी मेथडोलॉजी होगी वो सबको पता होगी, फॉर क्रिटिकल स्क्रूटनी, फॉर यूज इन टेस्टिंग कंक्लूजन थ्रू रिप्लिकेशन। तो अगर आपने कोई भी अध्ययन किया दुर्ग में, भिलाई में, या किसी भी जिले में, सैंपल साइज वो लिया, और उसको अगर हम कहीं और कर रहे हैं या कोई और रिसर्चर उसको कर रहा है, तो उसको रेप्लिकेट कर सकता है, यानी उसको दोहरा सकता है। तो जब मेथड, प्रक्रिया जो है वो एकदम क्लियरली मेंशन होगी, और इसीलिए चैप्टर 3 जो होता है, तीसरा अध्याय जो होगा आपके PhD थीसिस का, उसमें शोध की प्रविधि, रिसर्च मैथडोलॉजी आपको क्लियरली बतानी होगी कि आपने
जो उद्देश्य थे आपके पीएचडी के, उसके लिए कौन सा मेथड, कौन सा लॉजिक, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कौन सा सैंपल साइज कितना, सैम्पलिंग मेथड क्या है, वो जो जो चीजें आपके रिसर्च में वो क्लियरली आप मेंशन करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे, उसका विवरण देंगे, तभी जाके वो रिसर्च साइंटिफिक बनेगी। और ये उसका आधार है, उसकी मान्यता है, ताकि उसको कोई और रेप्लिकेट कर सके या उसको वेरीफाई कर सके, इवेल्युएट कर सके जब समय हो, जिसको जहां भी। ठीक है। और लास्ट में ये पॉइंट हो रहा है कि फॉर्मुलेटिंग मोस्ट जनरल एक्सियोम्स और व्हाट कैन बी टर्म एज साइंटिफिक थ्योरीज। तो वैज्ञानिक थ्योरी जो है वो बनाने में, विज्ञान यानी आंकड़ों पर या फिर लॉजिक पे आधारित कुछ मुहावरे, जनरल एक्सियोम्स मतलब सामान्य मुहावरे, कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि हमें जो हमारा वेस्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करके हम उसका यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं इकोनॉमी में, मतलब अर्थव्यवस्था में या समाज में। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अब कंपनीज जो है रिसाइकल करके उसको बना रहे हैं, है ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गया एक सामान्य मुहावरा, बट उस मुहावरे को का चलन कैसे हुआ, क्योंकि समाज में कुछ चीजें दिखी लोगों को, है ना। आप देखेंगे हमारे घर परिवार में हमारा टी शर्ट ही पुराना हो गया, फट गया, तो पोछा काम लगा दिया जाता है, बना दिया जाता है, या कुछ कपड़ा पोछने कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आंकड़ों पर, लॉजिक पर आधारित रिसर्च करते हैं, तो उससे कुछ साइंटिफिक थ्योरी, कुछ साइंटिफिक एक चीजें निकल के आती हैं जिनको हम जनरलाइज करते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेशन। ये अंत में रिसर्च में आपको चीजें निकल के आती हैं, और इसी पॉइंट के आधार पे हम जो भी सरकार है, समाज है, पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता जो है, सिविल सोसाइटी, उन सबको हम सलाह देते हैं कि जो भी समस्या, जो भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका सुझाव उसके लिए क्या हो सकता है। तो एक ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए लास्ट में ये चीज यहाँ जो कही गई है, ये वाली, कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वो प्रोत्साहित करता है कि एक रिगरस और इम्पर्सनल, एक होता है पर्सनल। ये इंग्लिश में जो लोग पढ़े हैं ना, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब उसको प्रत्यय उपसर्ग ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे भी ठीक से नहीं याद नहीं आ रहा है सही अगर मैं कहूँ। तो पर्सनल चीज से हट के, कि पर्सनली मुझे क्या पसंद है, वो नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा ना, बड़ा प्रोफेसर, सीनियर रिसर्चर वगैरह, वो सब साइड हो जाता है। मेन चीज ये होता है कि लॉजिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया। इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे बीमार होंगे या कभी भी, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले वो सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह या जो भी करेंगे, फिर जो रेंज पैरामीटर्स में, ब्लड टेस्ट में या सैंपल में जो भी टेस्ट करेंगे, उसका रेंज में कितना क्या आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है चीजें, तो फिर वो एक प्रोसेस फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिवली बढ़ते हैं। और ये मेडिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम जब साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड में भी यही होता है कि रिगरस, यानी काफी बार उसको हमने डेटा को लिया, चेक किया, पता किया, और इम्पर्सनल मोड हमने प्रोसीजर फॉलो किया, लॉजिक फॉलो किया, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम किया। तो ये कुछ सामान्य जो है मान्यताएं हैं जिनको हमको रिसर्च में ध्यान देना होता है। ठीक। और यही कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो, लॉजिक हो, सिस्टमैटिक हो, यही चीजें बार बार, किसी बिना पर्सनल बायसनेस के, प्रेजुडिस के, कि मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा चीजों को बता रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो चीज निकल के आएगी उसको एज इट इज रिपोर्ट करना है, आंकड़े जो बताएं उसके हिसाब से, और रूल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये चीज यहाँ फॉलो करनी है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रिसर्च का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो हम कहते हैं, एक वो बनाते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद
रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ये सब आप बेसिकली मास्टर डिग्री में पीजी लेवल में पढ़े होंगे, पर ठीक है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये जो चीजें ये थ्योरी में है, बट क्या हम इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ उन्होंने कहा कि हमको स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी है, खेल नीति बनानी है, और आंकड़ों पर आधारित फैक्ट फैक्ट के साथ में जो है पॉलिसी बनानी है। हमें ऐसे नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है कि हमें हर गांव में स्टेडियम चाहिए तो आप लिख दीजिए, ऐसा नहीं। हमको प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक के आधार पे जो है सरकार को किस तरह से खेल की अधोसंरचना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। तो मैंने साइंटिफिकली लॉजिकली मेथड को स्टडी किया, चीजों को देखा, और फिर उसके बाद फिर वो पॉलिसी में जो है बना के सबमिट की। तो हम सबसे पहले हमें ये देखा कि भाई ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में। पंजाब हरियाणा के लोग क्यों हैं? क्योंकि वो ज्यादा फिजिकली फिट हैं, या जो भी चीजें हैं वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मिला हुआ है वगैरह। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई पहले कहाँ क्या चीजें चल रही हैं, या अभी कौन परफॉर्म बेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चीजें उसको दी जा रही हैं। तो ये पूरा चीजें आ जाती हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, और उसके आधार पे हम कुछ वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई कुछ परिकल्पना लेकर के आगे चलते हैं, और फिर उसको रिसर्च डिजाइन में प्रॉपरली हम जो नमूने लेते हैं, सैंपल डिजाइन करते हैं। सैंपल डिजाइन क्या है आगे दिया हुआ, अभी डिस्कस करते हैं हम। देन डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हाइपोथेसिस या परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और साइंटिफिकली जो चीज आती है उसको निकाल के उसका रिपोर्टिंग होती है। ये पूरा फ्लो होता है रिसर्च के प्रोसेस का। बेसिक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, पर पूरी रिसर्च इसी में आगे निकल के आती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए रिसर्च डिजाइन जैसे ये देख रहे हैं आप, तो रिसर्च डिजाइन ये जो वर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर आपने समझ लिया तो पूरा समझ लिया। रिसर्च डिजाइन में, शोध में, जैसे हमारा घर बनता है, तो घर बनाते से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टोटल लैंड है, जमीन है, उस पे हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा इंट्रेंस कहाँ से होगा, हमारी बैठने का हॉल कहाँ होगा, हमारा किचन कहाँ होगा, हमारा बाथरूम कहाँ होगा, हमारा बेडरूम कहाँ होगा। हम लेआउट बनाते हैं। उसी तरह से रिसर्च में भी हम हर चीज को क्लियरली जो है मेंशन करते हैं पहले ही, जिसमें 10 चीजें प्रोफेसर सी आर कोठारी सर ने बताई हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से वो बुक में जो है दिया हुआ है कि इसमें हम सारी वो कंडीशन, सारे वो अरेंजमेंट करते हैं कि जो आंकड़े हैं, या जो चाहे आंकड़े दो तरह से हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी, प्राथमिक आंकड़े होंगे जो हम जाके सर्वे करके, लोगों से बात करके, प्रश्नावली के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से एकत्रित करते हैं, या फिर वो आंकड़े जो पहले से ही उपलब्ध हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी एनजीओ ने किया हो, इंटरनेशनल एजेंसीज ने किया है। आंकड़े पहले से उपलब्ध है, लेकिन हमको एनालाइज करना है और उस पर रिपोर्ट बनानी है। तो उस सबको, और हमारे पास समय कितना है, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहाँ ये हुआ कि भाई हमारे पास टाइम कितना है, पैसा कितना खर्च होगा हमारा, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च किए जा रहे हैं, हमारा टाइम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। तो इकोनॉमी को भी हमें ध्यान रखना है। अब इसमें 10 चीजें रिसर्च डिजाइन में ये निकल के आती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, कि सबसे पहले कि अध्ययन क्या है, क्या चीज उसमें हमें अध्ययन में क्या करना है ना, क्यों अध्ययन किया जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ, वेयर, अध्ययन कौन से जगह में, कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है, किस जिले में, किस गांव में, किस, मतलब रिस्पोंडेंट कौन होंगे आपके वगैरह, और ये किस तरह का आंकड़े की रिक्वायरमेंट होगी, टाइप ऑफ डेटा, प्राथमिक आंकड़े लगेंगे कि द्वितीयक आंकड़े लगेंगे। ठीक है,
कहाँ मिलेंगे वो आंकड़े, आंकड़े कहाँ से इकट्ठे होंगे, कैसे इकट्ठे होंगे, कितना समय लगेगा स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। आपकी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 साल है ना, है कि नहीं? 3 साल मिनिमम है, और 5 साल, 5 साल या 6 साल ऐसा कुछ मैक्सिमम टाइम है। तो अगर आप 3 साल में कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, 4-5 साल आप 1-2 साल और बढ़ा सकते हैं, पर उसके बाद आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा, हर 6 महीने में आपको बताना होगा कि आपने क्या काम किया है एक 6 मंथली रिपोर्ट में। तो टाइम पीरियड हो गया। देन सैंपल का डिजाइन क्या होगा, मतलब सैंपल जो होगा, जो नमूने होंगे, वो कैसे लेंगे आप, कितना साइज होगा, मतलब 200 लोग, 100, 300, 400, 500। और मैंने पहले ही कहा कि आप जो कुछ भी डिसीजन लेंगे रिसर्च में, आपको उसके पीछे लॉजिक बताना होगा कि 100 क्यों, 101 क्यों नहीं, 102 क्यों नहीं, 105 जो भी कुछ क्यों नहीं, या 90 क्यों नहीं, या 100 ही क्यों। तो हर आगे पीछे दोनों तरफ से आपको लॉजिक दे करके साइंटिफिकली जो है चीजों को बताना, तभी वो वैलिड होगा, रिसर्च रिलायबल होगा, साइंटिफिक होगा। और टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन क्या यूज करेंगे आप रिसर्च में? आप जब आपका होगा तो आप कहेंगे कि हमने प्रश्नावली बनाई है, हमने क्वेश्चनियर बनाई है, और हमने इसको गूगल फॉर्म से भरवाया है, हमने इसको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेके बनवाया है, फिर हमने जो भी डेटा आंकड़े हैं संग्रहण उनको किया है, संकलित किया है एक्सेल शीट में या एसपीएस सॉफ्टवेयर में, फिर उसको हमने जो है जा करके डेटा को एनालाइज किया है, स्टैटिस्टिकल फिर टेस्ट परफॉर्म किया है, और रिपोर्ट प्रेजेंट की है, किस तरह से रिपोर्ट बनाई है, किस स्टाइल में की है, वो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट निकल के 10वां पॉइंट आता है। तो ये जो 10 पॉइंट है ये रिसर्च डिजाइन के पहलू को बताते हैं, और इसी में पूरी आप 10 पॉइंट में आप इंपॉर्टेंट चीजें जो है निकल के आती हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया। ठीक है, देन आते हैं पार्ट्स। ये आपको इस तरह से साइंटिफिकली जो इतना अच्छा दिख रहा है, ये कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, पर मिलेगा प्रोफेसर सी आर कोठारी में, उन्होंने दिया है, तो मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश की। और ये मतलब दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो रिसर्च डिजाइन में अगर हम देखें तो ये 4 तरह की चीजें निकल के आती हैं, ये 4 पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। सबसे पहले होता है सैम्पलिंग डिजाइन। जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ या सीजीपीएससी या जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं सीनियर प्रोफेसर्स जनरली कई बार टफ देने के लिए ये चीजें भी उसमें से निकाल लेते हैं। तो रिसर्च डिजाइन के जो है 4 चीजें हैं। पहला है सैम्पलिंग डिजाइन, कि कौन सा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो सैंपल हम अपने स्टडी में लेने वाले हैं, किस तरह से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, किस तरह से। तो सैंपल या नमूनों से आधारित जो निर्णय लेना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च डिजाइन का। क्लियर है? दूसरा है ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन किस कंडीशंस में कहा किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ जाके डेटा ले रहे हैं। वो जो ऊपर के 10 क्वेश्चन है वो सब इसमें लागू होते चले जाएंगे। तीसरा स्टैटिस्टिकल, देन स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकीय डिजाइन जो होता है, तो उसमें कितने रिस्पोंडेंट्स होंगे, कौन सा जो है मेथड यूज होगा। ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हमारे स्टडी में काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, एनोवा लगेगा, एनकोवा लगेगा, कोरिलेशन लगेगा, हमें बताइए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा है कि हमको जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, साहित्य का पुनरावलोकन, जो स्टडीज पहले हुई उससे हमको एक आइडिया लग जाता है। जब हम रिसर्च अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें भी, अब देखिए किसी ने पहले स्टडी की है, कुछ मेथड यूज किया है, कुछ चीजें निकल के आई हैं,
उससे संबंधित जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो जिसने पहले रिसर्च कर लिया उसने आपको एक बेस दे दिया, एक आधार बना दिया आपके लिए कि अब आप कहीं और सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में कुछ नया चीज निकालने के लिए ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। और वही चीजें होती है। तो स्टैटिस्टिकल डिजाइन होती है और लास्ट में होता है ऑपरेशनल डिजाइन। इसमें क्या होता है कि हम जो सैंपलिंग ले रहे हैं या स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको हम कैसे क्रियान्वित कार्यान्वित करते हैं, कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, टेक्निक्स, वो सारी चीजें आती हैं। तो रिसर्च डिजाइन इन चार चीजों से मिलके बनती है। ठीक है। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रोफेसर कोठारी साहब की बुक में दिया हुआ है, मैंने लिया यहाँ पे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रोफेसर सी आर कोठारी का कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी हम सबके लिए। तो इसमें है कि इट इज अ प्लान दैट स्पेसिफाइज सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आंकड़ों का स्रोत क्या होगा और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रिसर्च के प्रॉब्लम के लिए मुझे लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता है जो रिसर्च डिजाइन को बताती है, मतलब रिसर्च डिजाइन के बारे में बताती है। देन स्ट्रैटेजी, जिसमें अप्रोच आंकड़ों को और डेटा को कैसे लिया जाएगा, ये वाला, कि हम आंकड़ों को कैसे लेंगे। हम सुविधानुसार कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपलिंग करेंगे कि हमारे घर के आसपास या जहां भी हम रहते हैं वो आंकड़े लेंगे, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, आप तो लॉजिक जितना ईमानदारी के साथ, लॉजिक के साथ आप अपने रिसर्च में चीजों को बताएंगे उतना ज्यादा अच्छी बात है वो। ठीक है। और टाइम एंड कॉस्ट बजट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइम कितना है और बजट कितना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर में हमको जो है करना रहता है अपना स्टडी पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिसर्च डिजाइन की। ठीक। अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये खत्म है आज का हमारा क्लास। इसमें है रिसर्च डिजाइन में कम से कम ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। वैसे तो ये 10 चीजें हैं और ये सारी चीजें रहनी चाहिए यहाँ जो हमने पढ़ा है रिसर्च डिजाइन का, लेकिन रिसर्च डिजाइन में ये मिनिमम चार चीज तो होनी ही होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च का टॉपिक आप ले रहे हैं उसमें क्या करंट गैप है, एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, क्यों आप नया रिसर्च या जो पीएचडी का रिसर्च करने जा रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, गैप एनालिसिस जो आप कहते हैं, वो चीज सबसे पहले क्लियरली एक मेंशन होना चाहिए। तो आपकी रिसर्च डिजाइन आप फॉलो कर रहे हैं, साइंटिफिक जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो रहा है। दूसरा है प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। जो इंफॉर्मेशन, आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से, किस विधि से, तकनीक से आपने आंकड़ों को संग्रहित किया है। क्या आपने अपने अध्ययन में, अपने साहित्य के पुनरावलोकन, लिटरेचर रिव्यू में ये पाया कि आपके जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उससे संबंधित पहले जो अध्ययन हुए हैं उसमें सेकेंडरी डेटा ज्यादा यूज हुआ है। अब मैं प्राथमिक आंकड़े लेकर के चेक करना चाहता हूं या चाहती हूँ। अब प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा लेना है तो सैंपलिंग, क्या मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जाऊंगा जिसमें सबका इक्वल चांस होगा स्टडी में सम्मिलित होने का, या फिर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जाऊंगा, यानी कन्वीनियंस या कोटा या जजमेंटल सैंपलिंग। मैं जजमेंटल वो करके जज करूंगा, डिसाइड करूंगा, फाइनल करूंगा, करूंगी कि 150 लोग काफी है मेरी स्टडी के लिए, 50 इंटरव्यूज काफी है, 30 इंटरव्यू काफी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट, चलिए छोड़िए उसको, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीजों को जो भी आपको डिसाइड करना है कि हमें रिसर्च में 200 सैंपल रखना है फॉर एग्जाम्पल, तो 200 ही क्यों रखना है और उसको हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, प्रश्नावली बना के, गूगल फॉर्म से पर्सनली जा करके मिलेंगे, शेड्यूल लेके जाएंगे, किसी पर्सन को जो लोकल भाषा जानता है उसको लेकर, तो ये सारी चीजें दूसरा वाला, ये प्रोसीजर वाले में आएगा इसमें। और तीसरा है पॉपुलेशन, जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये वो सामान्य पॉपुलेशन नहीं है जो हम सामान्य समझते हैं।
पॉपुलेशन में ये होगा कि जो हमारे स्टडी में, सॉरी, जो हमारे अध्ययन में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूथ, युवाओं से संबंधित या महिलाओं से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, या बच्चों से संबंधित या दिव्यांगजनों से संबंधित, तो महिलाओं में भी कौन सा एज ग्रुप हमारे स्टडी में शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल यूथ, युवाओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो 18 साल से 30 साल 35 साल तक कितने के बीच में आप यूथ मान रहे हैं, तो वो जो एज ग्रुप है वो हमारा पॉपुलेशन होगा, वो हमारी आबादी होगा अध्ययन का, ना कि वो सारे लोग, सारी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करना, जो एरिया ऑफ स्टडी होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेंशन होना चाहिए कि हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हमारे मेन रिस्पोंडेंट्स हैं, ये हमारे मेन पॉपुलेशन है। और लास्ट में मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अब मेथड वाला वही मैंने बताया, पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसके उपयुक्त होता है साइंटिफिकली, और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाता है। तो ये टेस्ट क्या होते हैं, क्या चीजें होती है, कभी क्लास मौका मिलेगा तो सामने सामने क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह से कई चीजें इंटरनेट पे समझ में नहीं आती ऑनलाइन क्लास में। बट कुल मिला के ये जो चौथा पॉइंट है इसमें ये आता है कि हम टी टेस्ट लगाएं, कि जेड टेस्ट लगाएं, कि काई स्क्वायर लगाएं, कि इनोवा का टेस्ट हमारे उसमें लगेगा, कि कोरिलेशन सह संबंध लगेगा, रिग्रेशन एनालिसिस आएगा, फैक्टर एनालिसिस आएगा, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस सीएफए आएगा, क्या मेथड हमारे स्टडी में यूज होगा, वो चीज हम अपने रिसर्च में, अपने रिसर्च डिजाइन में अगर हम बताते हैं तो हमारी रिसर्च डिजाइन पूरी होगी, है ना। तो ये चार चीजें तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए हमारे रिसर्च डिजाइन में, तब हमारी रिसर्च डिजाइन साइंटिफिक, लॉजिकल, वैलिड, रिलायबल होती है, हो जाती है। ठीक है, क्लियर है।